हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हैं जो आपके एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी सब्जेक्ट के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक से हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इजी लेवल के यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। आप इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना आपको किस टॉपिक में कौन से कॉन्फ्रेंस को पढ़ना है, कौन से प्रोटोकॉल को पढ़ना है, किस प्रोटोकॉल में क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़ देनी। क्योंकि देखिए, प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अब कुछ प्रोटोकॉल ऐसे हैं, कुछ कानून ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वो वर्ल्ड लेवल पे किए गए हैं, यानी वैश्विक स्तर पे किए गए हैं, और कुछ ऐसे कानून हैं जो इंडिया के अपने नेशनल लेवल पे किए गए हैं, है ना। तो ये जो पार्ट वन है इसका, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो वर्ल्ड लेवल के जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हैं, कानून है, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट टू आएगा जिसमें हम इंडिया के लेवल के जो प्लानिंग है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण नियोजन और प्रबंधन से रिलेटेड, उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सेपरेटली इसको डिस्कस कर रहे हैं इन वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड की लेवल पे जो भी प्लानिंग हुई है। अब देखिए दोस्तों, एक बात मेरा आप यकीन मानिए कि जितने भी टॉपिक्स हैं इस टॉपिक के अंदर, जितने भी कॉन्फ्रेंस हैं टॉप और प्रोटोकॉल्स हैं, वो इसी टॉपिक में खत्म हो जाएंगे, इसी वीडियो में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको ना इसमें कभी दिक्कत होने वाली है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। ठीक है, अगर आपका एनवायरमेंटल साइंस है या फिर इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक है तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में या फिर पेपर वन में जितना इन्वायरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका इस वीडियो से रिलेटेड सारा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में ही। ठीक है, और इसका जो नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों मैं कैसे अंदाजा लगा पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है, मैंने सिलेबस को अच्छे से देखा है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जब मैं सिलेबस को एनालाइज करता हूँ, साथ ही साथ जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि इससे बाहर ना कभी क्वेश्चन आए हैं और ना ही आने की संभावना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ संभावना है, वैसे आएगा नहीं। ठीक है, फिर भी मैं एक प्रोडिक्शन 100% तो नहीं कर सकता, है ना, लेकिन फिर भी 99% इससे बाहर नहीं आने वाला क्वेश्चन। और पेजेस आप देखिए यहाँ पे कितने पेजेस हैं, क्योंकि इनमें पेजेस हैं केवल 6। उन 6 पेजेस में भी लास्ट में जो है वो एंड, जो वीडियो का एंड पेज है वो वाला पेज है। तो टोटल पेज कितने हो गए? 5। इन 5 पेजेस में जो वर्ल्ड लेवल पे एनवायरमेंटल प्लानिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें कवर हो गए। आपको क्या क्या चीजें याद करनी है, बिल्कुल टू द पॉइंट मैंने यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, एग्जाम ओरिएंटेड होकर के। ठीक है, तो वैसे वैसे आप इनको पढ़ते चलिए, और पीडीएफ आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी आप एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। ठीक है, हमारा जो है पेड ग्रुप चलता है एनटी यूजीसी जेआरएफ ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, जिसमें बहुत ही टू द पॉइंट तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको व्हाट्सएप का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपके लिए रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का कंप्लीट फ्री कोर्स विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन लेकर के आ रहा हूँ अनअकैडमी पर। अनअकैडमी की प्रोफाइल भी मेरे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्द आपके लिए अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस लेकर के आऊंगा। चलिए आज का इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट का जो प्लानिंग से रिलेटेड टॉपिक्स है, ये अब देखिए 30 से 45 मिनट में आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जो एनवायरनमेंट में बात हुई थी, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की, जब इकोनॉमिक मैन हुआ, इकोनॉमिक मैन यानी आर्थिक मानव, जो कि अपने फायदे के लिए पर्यावरण का अनिश्चित रूप से विदोहन करता है। ठीक है, अनलिमिटेड उसका क्या करता है, यूज करने लग जाता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो वो क्या होता है, इकोनॉमिक मैन होता है। तो जब वो उस तरीके से पर्यावरण का विदोहन करने लगा, जब आप जानते हैं कि 1750 के बाद आर्थिक सॉरी उसके बाद जब अब देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो बहुत बड़े लेवल पे हमने क्या किया, पर्यावरण को हार्म करना शुरू कर दिया। जिसके चलते क्या हुआ, सबसे पहली बार जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई, वर्ल्ड लेवल पे जो सम्मेलन हुआ, जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड बातें की गई कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें ऐसे ऐसे काम करने चाहिए। ठीक है, तो वो सबसे पहला हुआ स्टॉकहोम में। अब स्टॉकहोम कहाँ पर है, तो स्टॉकहोम आप याद रखेंगे स्वीडन में, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। तो इसे इसी के नाम पे स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहते हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। ठीक है, वैसे इसका जो रियल नेम है, जिसका फॉर्मल नेम है ऑफिशियली, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब इससे रिलेटेड देखो ये हुआ कब था, तो इसको याद रखना।
जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो तो बातें लिखी हुई हैं, वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये है लिखा हुआ है, ये 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 को ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। 5 जून बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इस 5 जून को याद रखना, 1972 इसको याद रखना, ठीक है। देखो सबसे पहले ये हुआ था, तो इसका जो रिजल्ट हुआ था, इसका रिजल्ट क्या हुआ था, तो इसका रिजल्ट एज अ रिजल्ट इसकी एक नई बॉडी आई, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको याद रखेंगे, जिसे यूएनईपी कहते हैं। और इसी के जब चलते भारत में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, इसी से इन्फ्लुएंस होकर के भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में, आप सभी जानते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। और क्या क्या काम हुए इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट डे, 5 जून मैंने कहा था ना, इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डे, UNWED। ये क्या है UNWED? जो हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, उसका ऑफिशियल नेम है यूएनईडी, यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 5 जून को पहली बार एक सम्मेलन हुआ था पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है। और हुआ कब था, 1972 को, लेकिन पर्यावरण दिवस इसके 2 सालों बाद मनाना शुरू हुआ, यानी 1974 में। इसमें ये बातें हैं जो सबसे खास बातें हैं। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें नेक्स्ट बात यह है कि सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ जिसे आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, सोवियत संघ और जो अन्य वर्षा संधि है, ठीक है, वर्षा संधि है एक ट्रेटी है जिसमें वर्षा संधि है, आपको उसके बारे में नहीं जानना है, बस इतना जान लीजिए, कोई एक वर्षा संधि है, वर्षा संधि, जो कि सोवियत संघ और जो बाकी जो राष्ट्र है उससे रिलेटेड, इस संधि से रिलेटेड, वो उन्होंने क्या किया, इसका बहिष्कार किया, ठीक है। ये जो इस तरीके के पॉइंट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका बहिष्कार क्यों किया उन्होंने, उन्होंने इसका बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में, इस वीडियो जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, इसमें पूर्वी जर्मनी को शामिल नहीं किया गया, जो ईस्टर्न जर्मनी थी उसे शामिल नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया गया सोवियत संघ और वर्षा संधि से रिलेटेड जो भी कंट्रीज थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातें जाने इसके बारे में, तो कि इसमें क्या था, इसमें जब ये बैठक हुई स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, इसमें कुछ बातें कही गई, जैसे कि जो इसका आउटपुट निकल के आया, इसका आउटपुट ये निकल के आया कि इसमें एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड 26 सिद्धांत, 26 प्रिंसिपल दिए गए, और साथ ही साथ 109 रिकमेंडेशंस दी गई। अब रिकमेंडेशंस किससे रिलेटेड होंगी, सिफारिशें किससे रिलेटेड होंगी, तो जाहिर सी बात है पर्यावरण को बचाने से रिलेटेड होंगी। अब आपको ना ही ये 109 रिकमेंडेशन याद करनी है, ना ही आपको ये 26 प्रिंसिपल याद करने हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि इतनी चीजें इसमें हुई थी, ठीक है। और एक जो इसमें रेजोल्यूशन भी इसके साथ आया था, एक संकल्प भी आया था कि हम पर्यावरण को किस तरीके से बचाएंगे। और साथ ही साथ इसकी फिफ्थ रिपोर्ट आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछी गई है एग्जाम में। 2012 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की एक रिपोर्ट आती है, जिसे जिसे हम कहते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। इस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से याद कर लो, पूछी गई है क्वेश्चन में, एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद जो पर्यावरण दिवस मैंने आपको बताया था कि इसी से रिलेटेड, इसी की शुरुआत से चलते 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो हर साल पर्यावरण दिवस की क्या होती है, एक अलग थीम होती है, जिसपे बेस्ड होता है कि इस साल का पर्यावरण दिवस इस थीम पर बेस्ड होगा, और उसकी एक होस्ट सिटी होती है। तो जो सबसे पहली जो पर्यावरण दिवस था, उसका होस्ट सिटी और थीम याद कर लेंगे, और पिछले 3-4 साल की जो थीम है और होस्ट है उसको, होस्ट सिटी है उसको याद रखेंगे। तो 1974 में जो होस्ट सिटी थीम थी, वो थी ओनली वन अर्थ ड्यूरिंग स्पोकन, ठीक है, ये इसकी थीम है। और इसकी जो होस्ट सिटी थी, यानी कि जहां पर हुआ था, वो था यूनाइटेड स्टेट। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम 2017 की बात करें, तो इसका थीम थी कनेक्टिंग पीपल टू नेचर इन द सिटी एंड ऑन द लैंड फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर, ठीक है, यानी कि कनेक्ट करना है पीपल को नेचर से, ठीक है, जो लोग हैं उनको नेचर से कनेक्ट करना है। इन द सिटी मतलब सिटी के अंदर लोगों को पीपल और नेचर को कनेक्ट करना है सिटी के अंदर, ठीक है। ऑन द लैंड, ठीक है, मतलब स्थल भाग के ऊपर, फ्रॉम द पोल टू इक्वेटर मतलब ध्रुवों से पोल की तरफ, ठीक है, सॉरी, भूमध्य रेखा से पोल की तरफ, सभी को पूरी तरीके से क्या करना है, जोड़ना है एक दूसरे से, नेचर को मानव से। और इसकी जो होस्ट सिटी थी वो कहाँ थी, कनाडा, ओटावा में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 2018 की थीम और जो सिटी थी, होस्ट सिटी, वो थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और होस्ट सिटी थी न्यू दिल्ली, इंडिया। इसके बाद 2019 में बीट एयर पोल्यूशन, और होस्ट सिटी चाइना। और 2020 में टाइम फॉर नेचर रही, और इसकी जो होस्ट सिटी है वो कोलंबिया रहने वाली थी, ठीक है। इसके बाद अब क्योंकि ये अब तो कोरोना के चलते, ये पेंडेमिक के चलते ऐसा चीजें हो गई हैं, वरना इसकी जो होस्ट सिटी थी वो क्या होने रहने वाली थी, टाइम फॉर नेचर कोलंबिया। इसके बाद एक अलग ही एक कन्वेंशन होता है, देखिए सीक्वेंस में मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। इसके बाद एक दूसरा कन्वेंशन होता है इसके बाद 1985 में, जिसे बोलते हैं वियना कन्वेंशन। अब जाहिर सी बात है ये वियना में हुआ था,
और हुआ किससे रिलेटेड था, तो ये था ओजोन लेयर से रिलेटेड। इस बात को याद रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तरफ आपको कन्वेंशन, प्रोटोकॉल और कॉन्फ्रेंसेस दे दी जाएंगी, दूसरी तरफ आपको दे दिया जाएगा कि वो किससे रिलेटेड थे, या फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वही लिखे हैं मैंने जो पूछे गए हैं क्वेश्चन में, और पूछने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। तो ये किसके रिलेटेड था वियना कन्वेंशन, तो ये था प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के संरक्षण से रिलेटेड। और इसमें किन चीजों के, किन तत्वों की बात की गई जो कि ओजोन लेयर को हार्म करते हैं, ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाते हैं, तो वो थे CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि क्लोरीन और फ्लोरीन का क्या होता है, जटिल रूप होता है, और क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों मिलकर के क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बन जाते हैं, जो कि कहाँ से निकलते हैं CFC, जो गाड़ियों का काला धुआं होता है, ठीक है, वहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गए। ठीक है, और प्रशीतन जो स्प्रे होते हैं, इन सभी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन इस तरीके से निकलता है। इसके बाद आप देखें तो ये वियना कन्वेंशन का ही एक रिजल्ट था आगे की तरफ जब ये बढ़ा, इसमें थोड़े से और डेवलपमेंट हुए, तो ये आगे चलकर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या बना, एक रूपरेखा इसने तैयार करी थी। क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आप जानते हैं कि किससे रिलेटेड था, तो ओजोन लेयर से रिलेटेड था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो क्या किया गया कि वियना कन्वेंशन में जो बातें रह गई थी उनको ही आगे और क्या किया गया, एक्सटेंड कर दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सीक्वेंस में याद करेंगे तो आप डेवलपमेंट भी सीख पाएंगे कि इस तरीके से डेवलपमेंट हुई है चीजें। ठीक है, तो इसी के रिजल्ट क्या हुआ, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, तो इस तरीके से आप देखो, ये 1985 में हुआ, तो 2 सालों बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया 1987 में। और कहाँ पर हुआ, तो मॉन्ट्रियल में हुआ। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, कनाडा में है। ये क्या थी, एक अंतरराष्ट्रीय संधि थी, जिसमें ओजोन के जो रिक्तीकरण है, यानी कि ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है, जिसके लिए कई सारी जो गैसेस हैं जिम्मेदार हैं, उनको क्या किया, उनको एक सीक्वेंस, उनको एक लिस्ट बनाई गई, लिस्टिंग की गई, जिसमें 6 गैसेस थी, उनको कम करने की बातें की गई। ठीक है, अब वो कौन कौन सी 6 गैसेस थी, उससे पहले जान लेते हैं कि कब हुआ था। तो ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसीलिए देखो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। इसके बाद इसको लेकिन लागू कब किया गया था, इस दिन तो बैठक हुई थी, लेकिन लागू इसे कब किया गया था, इन्फोर्स में कब आई है, तो 1 जनवरी 1989 को इसे लागू किया गया। इसमें जो फॉलोइंग 6 गैसेस थी वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर सॉरी, इसमें 3 गैसेस हैं, 6 गैसेस आ जाएंगी। तो इसमें किन गैसेस को कम करने की बात आई, तो इसमें 3 गैसेस हैं जो सबसे महत्वपूर्ण थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, फिर थी HCFCs यानी कि हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और तीसरे नंबर पे थी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इन 3 गैसेस को इसमें कम करने की बात की, जिसमें मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके बाद एक अलग ही बॉडी आती है, अलग ही बॉडी बनती है। ठीक है, कमीशन बनता है, जिससे जो कि बनता है अक्टूबर 1987 में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ब्रुटलैंड कमीशन जिसे हम कहते हैं, ब्रुटलैंड कमीशन, क्योंकि जो ब्रुटलैंड थे, ठीक है, गारो हरलेम ब्रुटलैंड थी, ये प्रेसिडेंट थी कहाँ की, नॉर्वे की। यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा, तो उन्हीं के, क्योंकि ये चेयरपर्सन थे उसके, इस कमीशन से, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया, इस कमीशन का नाम पड़ गया ब्रुटलैंड कमीशन। वरना इसका ऑफिशियली नाम जो है वो क्या है, इसका ऑफिशियली नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी WCED। इसमें किन चीजों की बात की गई, देखिए अगर ऊपर की तरफ आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता लगेगा, यहाँ पर केवल एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की बात की जा रही है ना। यहाँ पर केवल एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं की जा रही है। एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास, यानी कि हम जो वर्तमान समय के, जो प्रेजेंट डे के रिसोर्सेस हैं, हम उनका इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जो आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, फ्यूचर की जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भी क्या हो, उनके लिए भी आज के रिसोर्सेज जो हमारे लिए अवेलेबल है, उनके लिए भी उसी मात्रा में और आसानी से उनके लिए भी अवेलेबल हो, इस तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पीछे जो है जितने भी कन्वेंशन आपने देखे, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नहीं बात हुई थी। तो बाकी देखिए, कभी भी कोई भी चीज आगे की तरफ बढ़ती है तो वो पीछे का क्या होता है, पीछे का एवोल्यूशन होता है, विकास होता है, पीछे से ही वो विकास करते हुए आती है अपने अपने पास्ट से। अगर पास्ट में ये बेसिक चीजें नहीं होगी तो उस पर क्या है, और ज्यादा उस पर इतना ज्यादा काम नहीं हुआ होगा। जैसे आप ज्योग्राफिकल थॉट में देखेंगे तो पहले पृथ्वी को तस्तरी की आकृति की माना जाता था, यानी कि प्लेट की जैसी। अब जब वो थॉट आया तभी तो जाकर के फिर और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, उसी थॉट पे बेस्ड बाकी फिर रिसर्चेस हुई, बाकी ऑब्जर्वेशन हुए, तभी तो जाके पूरा पता लगाया गया। अगर वही बेसिक जो थॉट था, वही बेसिक थॉट नहीं होता तो क्या इतनी रिसर्चेस हो पाती, जवाब है नहीं। ठीक है, अर्थ के बारे में इतनी जानकारी नहीं मिल पाती।
तो यही जो बेसिक जो पहले की थॉट्स थे इन्वायरमेंट की प्लानिंग से रिलेटेड, उन्हीं का क्या हुआ आगे फिर और एवोल्यूशन हुआ, जो कि आगे रिजल्ट आया यहाँ पे आप देखेंगे ब्रुटलैंड कमीशन में अक्टूबर 1987 में, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है मैंने आपको बता दिया, जिसमें तीन मेन पिलर बताए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। वो क्या क्या थे? तो इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्वेलिटी। इन तीनों को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्वेलिटी, जब हम इन तीनों को बेहतर तरीके से आगे की तरफ बढ़ाएंगे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, हमारा एनवायरमेंट के प्रति हमारा प्रोटेक्शन की अच्छी अच्छी नीतियां बनेंगी और सोशल इक्वालिटी होगी, तभी जाके हमारे समाज, जो हमारी सोसाइटी है, वो क्या कर पाएगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके एनवायरमेंट की प्लानिंग कर पाएगी। इसमें इन तरह की बात की गई और इसके द्वारा सततता को, यानी कि जो सस्टेनेबिलिटी है, उसको तीन रूपों में परिभाषित किया गया, जैसे कि PPP यहाँ पे लिखा हुआ है, पीपल, प्लांट एंड प्रॉफिट। जब पीपल और प्लांट का आपस में इंटरेक्शन अच्छे से होगा, तभी जाके हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हम क्या है, एक दुर्घटना की ओर चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया, इस कमीशन के चेयरपर्सन कौन थी? तो वो थी गारो हार्लेन हार्लेम ब्रुटलैंड, जो कि प्राइम मिनिस्टर थी कहाँ की? नॉर्वे की। इसीलिए इनके नाम पर, क्योंकि चेयरपर्सन थी, इस कमीशन का नाम पड़ गया ब्रुटलैंड कमीशन। ठीक है। और इस कमीशन को अक्टूबर 1987 में, अक्टूबर 1987 में बनाया गया था। ठीक है। और इसकी एक रिपोर्ट आई थी, जिसे हम बोलते हैं अवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। और इस रिपोर्ट को देने के बाद, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करने के बाद, इसको दिसंबर 1987 में भंग कर दिया गया। अब देखो, दो बातें होती हैं। सबसे पहली बार बात की जाती है एनवायरनमेंट के बिहाफ पे, कहाँ पर? स्वीडन स्वीडन में, स्वीडन स्टॉकहोम में 1972 में पहली बार ये बात की गई। लेकिन इसमें केवल प्रोटेक्शन की बात की। पहली बार एक ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात हुई थी, है ना। लेकिन अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक अलग ही बॉडी बनती है। उसमें से भी एक निकली थी, क्या? एक रिपोर्ट निकली थी और एक बॉडी बनी ब्रुटलैंड कमीशन 1987 में, कई सालों बाद उसके, है ना। इससे भी एक रिपोर्ट निकली। तो इसमें कुछ थोड़ा सा और एवोल्यूशन आया, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। तो इनसे रिलेटेड, इन दोनों के चलते, इन दोनों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? एक नई अलग बॉडी आकर के निकली, जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, जिसे बोलते हैं अर्थ समिट। ये इन दोनों का ही एक रिजल्ट था। ऑफिशियली ये बात नहीं है कि ये इन दोनों का रिजल्ट है, बल्कि एक अंडरस्टूड बात है कि इन दोनों का ही एक रिजल्ट हुआ, क्या? अर्थ समिट, जिसे हम कई सारे नामों से जानते हैं। अब अर्थ समिट के अंदर भी दोस्तों कई सारे प्रावधान है, जिनको आप समझेंगे तो आपको काफी हेल्पफुल होगा ये, और बहुत आसानी से आपको आज ये समझ में आएगा। ठीक है। पहले तो इसके नाम समझ लो। अर्थ समिट के नाम, कई तरह इसके नाम है। सबसे पहला इसका जो नाम है, इसको हम बोलते हैं UNCED के नाम से भी जानते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। एक शहर है रियो डी जेनेरियो ब्राजील का, तो इसलिए रियो समिट भी इसे बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रियो समिट भी इसे कहते हैं। और पूरे अर्थ की इसमें बात की गई थी, पूरे अर्थ के बचाव की, प्रोटेक्शन की, तो इसे अर्थ समिट भी कहते हैं। इसे रियो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया। और इसके जो चेयर पर्सन थे, इसको याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन, जनवरी या दिसंबर 2018 में पूछा गया था कि इसके चेयर पर्सन कौन थे। तो मॉरिस फ्रेडरिक स्ट्रॉन्ग इसके चेयरपर्सन थे। ठीक है। इसके बाद ये जो अर्थ समिट है, देखो अब कब मनाया गया है, तो ये 3 से 14 जून तक चला था 1992 में। अब इस एक बात ध्यान देना, ये 20वीं वर्षगांठ थी किसकी? स्टॉकहोम सम्मेलन की। स्टॉकहोम सम्मेलन के कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। अब इसको अगर 20 साल आप जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो 1992 में। तो ये 20वीं वर्षगांठ थी, 20वीं एनर्जी थी, 20th एनर्जी थी किसकी? ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की। अब इस अर्थ समिट में देखो, तीन प्रावधान आते हैं, तीन चीजें निकल के आती हैं इस अर्थ समिट से। क्या क्या? पहली चीज है UNFCCC, दूसरी चीज है CBD, और तीसरी है एजेंडा 21, जिसे हम UNCCD कहते हैं। अब इस चार्ट को समझने के बाद आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि किस तरीके से चीजें एवॉल्व हुई हैं और आपको कौन सा प्रोटोकॉल किस पार्ट के अंदर रखना है। आपने ये नाम कई बार सुने होंगे, UNFCCC। आपने सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC के अंदर आता है, जो कि अर्थ समिट का एक भाग है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पर एक बार फिर से, कि सबसे पहले जो होता है वो होता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। उसके बाद एक अलग ही बॉडी बनती है, जिसके बीच में कुछ और कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, लेकिन एक अलग बॉडी बनती है ब्रुटलैंड कमीशन, जो कि होती है 1987 में। देखो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस प्लस 1987। ठीक है, 1987। इसमें क्या होता है? ब्रुटलैंड कमीशन।
इन दोनों से निकल के आती है क्या, अर्थ समिट। अर्थ समिट क्या है, ये है अर्थ समिट। अब अर्थ समिट के अंदर भी तीन चीजें निकल के आती हैं, इस अर्थ समिट के अंदर ही तीन चीजें आती हैं, जो कि क्या क्या है, पहला है यूएनएफसीसीसी, दूसरा है सीबीडी, यानी अब इसको याद रखेंगे, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और तीसरी चीज है एजेंडा 21, जिसके अंदर ही एक यूएनसीसीडी का भी प्रावधान है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा इस पहेली को और ज्यादा खोलते हैं, इसके अंदर और बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले मैंने बात करी इसके अंदर जो यूएनएफसीसीसी है, पहला प्रावधान है, तो उसके अंदर क्या क्या बातें हैं। तो यूएनएफसीसीसी का अगर आप नाम भी याद कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा इसके अंदर जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जितने भी अकॉर्ड हैं, वो किससे रिलेटेड होंगे। इसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आप समझ गए हो, अब इसके अंदर जितने भी प्रोटोकॉल होंगे इस यूएनएफसीसीसी के अंदर, यूएनएफसीसीसी जो कि भाग किसका है, अर्थ समिट का। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, समझ में आ जाए, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। अब देखो ट्रिपल सी, यहाँ पे यूएनएफसीसीसी है, अर्थ समिट का भाग है जो, इसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब है इसके अंदर जितने भी प्रोटोकॉल्स आएंगे, जितने भी ट्रिटीज आएंगी, वो किससे रिलेटेड होंगी, वो होंगी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्लाइमेट से संबंधित, है ना। हमारी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स होंगे वो यूएनएफसीसीसी के अंदर आएंगे, जो कि अर्थ समिट का एक भाग है, ठीक है, वन ऑफ थ्री, ठीक है। अब क्लाइमेट यूएनएफसीसीसी के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल है, तो सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, पहला है क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा है, इसके बाद है दूसरा है द पेरिस एग्रीमेंट, तीसरा है कोपेनहेगन अकॉर्ड, ठीक है। इन तीन को याद रखना है, जिसमें से आपके लिए पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कोपेनहेगन अकॉर्ड को बस इस तरीके से याद रख लो कि ये किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। कभी इस तरीके से क्वेश्चन आया कि कोपेनहेगन अकॉर्ड किससे रिलेटेड है, तो आप लगा देंगे ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बस आप इतना देख लो, आपके लिए बहुत है। इसके बाद दूसरी जो बॉडी निकलती है किससे, यूनेट अर्थ समिट से, वो होती है सीबीडी। सीबीडी के नाम से स्पष्ट है कि किससे रिलेटेड होगा। सीबीडी का मतलब होता है, ये एब्रिविएशन है जिसका मतलब होता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इसका कन्वेंशन की बात की गई है, ठीक है। कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए इसके अंदर एक और बॉडी बनी जिसे सीबीडी बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब इस सीबीडी के अंदर जितने प्रोटोकॉल होंगे, जितने टारगेट्स होंगे, वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए होंगे। बस इतनी बात आपको पता लग गई। दूसरी चीज, डेट आपको पता लग गई, कब से कब तक था, आपका काम बन गया, इसमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। तो सीबीडी के अंदर आता है, एक आता है कार्टाजीना प्रोटोकॉल, जो कि 2000 में आया था। 2000 में आया है, इतना भी आपको पता लग गया। या तो डेट पूछेगा या किससे रिलेटेड है ये पूछेगा बस, या फिर इतना पूछ लेगा आपको, ये पूछ लेगा यहाँ पे से, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल है। तो आपको अगर बाकी अलग होंगे, वो क्लाइमेट से रिलेटेड होंगे, एक होगा कार्टेजिना प्रोटोकॉल, तो इस तरीके से आप लगा दोगे। पहला है कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो 2000 में आया, दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल जो कि 2010 में आया। तो ये दोनों किससे रिलेटेड होंगे, क्योंकि सीबीडी के अंदर आते हैं, तो ये होंगे रिलेटेड किससे, ये होंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आईसी टारगेट्स। अब देखो टारगेट्स की बात की जा रही है, 2010 से 2020 के बीच का ये टारगेट है। टारगेट का क्या मतलब है, टारगेट का मतलब है कुछ सेट ऑफ हमारे टारगेट्स होंगे, जो कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमने टारगेट बनाए होंगे। 2011 से 2020 के बीच में हमें पूरा करना है कि जो डाइवर्सिटी खत्म हो रही है, प्लांट्स की डाइवर्सिटी की बात करें, चाहे डाइवर्सिटी के बारे में मैं बताऊं, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र में जितने ज्यादा स्पीशीज होती हैं, यानी कि जितनी ज्यादा प्रजातियां होती हैं, ठीक है, वो उन प्रजातियों की संख्या को जितनी ज्यादा होगी, चाहे वो फ्लोरा हो, फोना हो, यानी वनस्पति हो, प्राणी हो, उनकी संख्या को जितनी ज्यादा भरमार होगी उसको कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जितना ज्यादा होगी, इन्वायरमेंट उतना अच्छा सस्टेन करेगा, उतना स्टेबल होगा। डाइवर्सिटी जितनी कम होगी, इन्वायरमेंट उतना अनस्टेबल होगा और उतना अनसस्टेन होगा, ठीक है, इस बात को देखना। तो इन तीनों को अगर हम आप याद करोगे इस तरीके से, कार्टाजीना जो कि 2000 में आया, नगोया प्रोटोकॉल 2010 में आया, आईसी टारगेट 2011 से 20 तक हुए, तो ये सीबीडी के अंदर है, इसका मतलब ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इतना याद हो गया। इसके बाद अब जो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट होंगे ना, उनको मैंने लिखा भी डिटेल में, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको बस यहीं पे याद कर लो, वो नहीं पूछे जाते हैं, बस वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन में या फिर ऑप्शन में आ जाते हैं बस। तीसरी चीज जो इस अर्थ समिट से निकल के आती है वो है एजेंडा 21। एजेंडा 21, एजेंडा 21 के अंदर ही एक और चीज है जिसको आप समझ जाओगे अभी, ठीक है। एजेंडा 21 जो है वो अभी मैं नीचे बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन इसके अंदर ये जो चीज है किससे रिलेटेड होगा ये, तो इसका मतलब है, इसका पूरा यूएनसीसीडी का मतलब
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। अब आप यहाँ पे समझ गए हो कि क्या है डिजर्टिफिकेशन, इसका मतलब किससे रिलेटेड होगा ये, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो डिजर्ट है उन डिजर्ट्स की, यानी कि जो मरुस्थल है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड ये बात करता है यूएनसीसीडी। ठीक है, अब एक एक के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट है, ये तीन इसके अंदर प्रावधान थे, इन तीन प्रावधानों के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट है हम बस उसको देखेंगे और इस पीडीएफ में उसको पढ़ेंगे, और बाकी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे कहाँ से, हमारे टेलीग्राम चैनल से। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बिखरा हुआ टॉपिक है। आपको एक भी बुक में नहीं मिलेगा पूरा कंप्लीट, ना ही आपको एक साइट पे मिलेगा, एक वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगा। मैंने अलग अलग वेबसाइट से इस पूरे डाटा को इकट्ठा किया है, और दोस्तों एक ही जो टॉपिक है इसमें मैं 5 पेज में मैंने आपके लिए कंप्लीट किया है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इसमें लिखा हुआ है, उससे बिल्कुल फालतू चीजें मैं नहीं लिखता हूँ। लेकिन इसमें एक एक जो टॉपिक है वो 4-4 पेज, पेज 5 की पेपर पे लिखा हुआ, पेज पे लिखा हुआ है वेबसाइट पर, तो वहां से मैंने सारी चीजें छांट करके निकाली हैं। तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स है। अगर आप को ये वीडियो पसंद आए इसका, अगर आप इससे आपका फायदा हो तो प्लीज लाइक करना और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल देखो कहाँ किसके अंदर आता है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि अर्थ समिट के अंदर आता है। अर्थ समिट के अंदर तो 3 चीजें आई थी, तो उसमें किससे रिलेटेड है, तो उसमें ये यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर आता है। अब यूएनएफ ट्रिपल सी क्या है, यूएनएफ ट्रिपल सी जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है उसकी ये बात करता है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो कि कोप 3 बता, कोप 3 क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का क्या मतलब होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब होता है कि देखिए ये अर्थ समिट जब हुआ था ना, यहाँ पे अर्थ समिट 1992 में, तो इसके बाद एक बात कही गई थी इसी में कि अब हर साल जो है एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जो हमने प्रोटेक्शन किया है उससे रिलेटेड, जो हमने कानून बनाए हैं, प्रोटोकॉल बनाए हैं, उससे रिलेटेड कुछ बेहतर हुआ या नहीं हुआ, हमारा जो करंट सिनेरियो है उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर हर साल मिला करेंगे। तो जब भी ये मिलते थे उसको वो क्या बोलेंगे, कॉप बोलते थे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3। तो तीसरी बार जब ये मिले क्योटो प्रोटोकॉल में, क्योटो कहाँ पर है, क्योटो है जापान में, तो वहीं पे मिला, तो इसके लिए ये बन गई क्योटो प्रोटोकॉल, इसी नाम पर पड़ गया। और तीसरी बार जब ये मिले थे ये अर्थ समिट के जो मेंबर्स थे, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉप थर्ड। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब इसमें किस चीजों की बात कही थी, इसमें बात करी गई थी, इसमें बात करी गई थी पहले किससे, ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन की। ठीक है, अब ये कब हुआ था पहले जान लो, फिर और बाकी बात करते हैं। तो ये हुआ था 11 दिसंबर 1997 को, 11 दिसंबर 1997 को क्योटो में। क्योटो कहाँ पर है, क्योटो है जापान में। इतने को हुआ था, लेकिन ये एंटर्ड इनटू फोर्स, लेकिन ये प्रभाव में कब आया, तो ये 16 फरवरी 2005 को आया, और इसे एक्सपायर होना था कहाँ पर, 11 दिसंबर 2012 को इसे एक्सपायर होना था। ठीक है, अब इसके देखो दो दो पीरियड में इसको खत्म करते हैं, क्योंकि पहला पहला पीरियड जब आता है तो इसमें टारगेट रखे जाते हैं कि ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन है, इमिशन है, उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। अब कम करेंगे तो कब से कम करेंगे, तो कुछ ना कुछ हमने टारगेट रखा होगा कि उस लेवल तक हम कम करेंगे। तो 1990s के समय पे जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन था, उस समय पे जो उत्सर्जन होता था, जितना उत्सर्जन होता था, जितने लेवल का उत्सर्जन होता था ग्रीन हाउस गैसेस का, इसमें बताई गई है कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, 6 सबसे ज्यादा। तो उस हिसाब से उस समय के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैस को 5.2% तक रिड्यूस करेंगे। यानी कि 1990 के समय पर ग्रीन हाउस गैसेस थी जितनी, तो हमें 5.2 क्या करेगा, करना पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने पड़ेगा। और 1990 के समय तक हमें, 1990 के जो लेवल था उस लेवल तक हमें ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये बात कही गई थी। तो इसमें क्या हुआ, जब पहली बार जो टारगेट रखा गया, कि हमारा पहला टारगेट कब से कब तक था, तो इसमें पहली बार जो टारगेट रखा गया था, क्योंकि ये फोर्स से आया था 2005 में और खत्म होना था 2012 को, इसका पहला जो टारगेट शुरू होता था, पहला जो पीरियड वो स्टार्ट होता था, वो होता था 2008 से 2012 में, इसको एंड होना था। 2008 से शुरू होना था, 2012 में इन्होंने टारगेट रखा था कि हम क्या करेंगे 2012 तक, 2008 से 2012 तक हम ग्रीन हाउस के इसके इमिशन को कम कर देंगे 5.2% से, जो कि 1990s के लेवल का होगा। लेकिन क्या हुआ, कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई जिसे पहली बार में इसे कंप्लीट नहीं किया जा सका। जब पहली बार में कंप्लीट नहीं किया जा सकेगा, तभी तो दूसरा टारगेट हम रखेंगे कि चलो इस बार पूरा नहीं हुआ, एक और ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा भी हम इसको कम करने का प्रयास करेंगे। ऐसा हुआ होगा, है ना, जाहिर सी बात है यही होगा। तो अब पहला पीरियड आपने समझ लिया कि 2008 से 2012 के बीच में हुआ। लेकिन उसी समय पर क्या हुआ, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उसी समय पर इस पहले पीरियड में ही यूएसए ने क्या करा, इसमें साइन नहीं किया। यूएसए ने साइन क्यों नहीं किया, देखिए ग्रीन हाउस गैस के क्या है, इसमें इमिशन में रिडक्शन की बात हो रही है ना, इस बात को ध्यान में रखना है। देखो
कोई भी नॉलेज है, नॉलेज वांट्स कनेक्ट द डॉट्स। आप एक डॉट्स को दूसरे डॉट से जब तक कनेक्ट नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होगा। यूएसए ने, देखो यूएसए आप सभी जानते हो कि यूएसए सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है ना। और ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन कहाँ से निकलेगा? कार्बन कहाँ से निकलेगा, मुझे एक बात बताओ। जब पेड़ पौधे काटे जाएंगे, जीवाश्म ईंधन जलाया जाएगा। और आप सभी जानते हो कि यूएसए सबसे बड़ा कार्बन का उत्सर्जक है। तो इसीलिए तो उसने मना किया है, क्योंकि उसका जो इकोनॉमी चलती है, उसका जो डेली रूटीन का काम है, जिसमें पेड़ पौधों को काट करके जिसमें काम में लाया जा रहा होगा, उसका काम नहीं चलेगा। तो इसलिए उसने क्या करा, उसे मना कर दिया कि नहीं भाई, हम इस प्रोटोकॉल पे साइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ऐसा, उसकी अपनी एक इंटेंशन थी कि हमारा काम नहीं चल पाएगा। इसीलिए तो उसने मना किया है। तो मना कर दिया, तो इसमें इसने साइन नहीं किया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसने साइन नहीं किया पहले पीरियड में ही? तो यूएसए ने साइन नहीं किया। ठीक है। अब जो है इसके बाद एक और नेक्स्ट इसके बाद पीरियड स्टार्ट होगा इसका, जब पहले टारगेट पूरा नहीं होता, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जान लो कि इसमें 6 गैसेस थी। जो 6 गैसेस, कौन कौन सी 6 गैसेस हैं जो कि सबसे ज्यादा इसमें माना गया है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो कि अर्थ के एनवायरनमेंट को गर्म करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग में सहायक होती हैं। तो सबसे पहली गैस होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। इसके बाद परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है। ये 6 गैसेस हैं जिनको आपको याद रखना है। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रीन हाउस गैसेस अकॉर्डिंग टू क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से भी बन सकता है, और इस तरीके से भी बन सकता है कि 3 गैसेस दे देंगे, कोई अलग ही गैसेस, और आपको बताना होगा कि कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत थी। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये 6 केसेस है, इनको याद रखना है। अब जो सेकंड हाफ पीरियड स्टार्ट होता है, सेकंड कमिटमेंट का पीरियड स्टार्ट होता है, वो कब से स्टार्ट होगा? तो खत्म होगा तो यहीं से शुरू होता है 2012 से। ठीक है। 2012 से जब ये शुरू होता है, तो सेकंड बैठक कहाँ पे हुई थी? जो सेकंड, ठीक है, सेकंड जो बैठक हुई थी वो हुई थी दोहा में। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। दोहा किसकी राजधानी है? कतर की राजधानी है, तो इसलिए इसे दोहा अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें जो दूसरी बार जो हुआ था, ये दूसरी बार में कनाडा ने इससे क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, किसने विड्रॉ किया था क्योटो प्रोटोकॉल से जब सेकेंड हाफ पीरियड में कमिटमेंट के लिए दोहा अमेंडमेंट में जब बैठे थे? तो कनाडा ने विड्रॉ कर लिया था। यूएसए की कंट्री है कनाडा, तो उसने भी क्या कर लिया? अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि नहीं, हम इस प्रोटोकॉल पे साइन नहीं कर सकते, और हमें क्या है, इतना जो कार्बन का उत्सर्जन है हम कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको इकोनॉमी ठप हो जाएगी। इसलिए वो क्या है, उन्होंने उससे विड्रॉ कर लिया। इस बात को ध्यान रखो। अब इसके बाद एक नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है, अग्रीमेंट आता है, जिसे बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट किसके अंतर्गत आएगा? पेरिस एग्रीमेंट आता है तो ध्यान में रखो, सबसे पहला है अर्थ समिट। अर्थ समिट में 3 चीजें, यूएनएफ ट्रिपल सी के फिर बाद आता है एक एक अलग बॉडी आती है जिसे बोलते हैं यहाँ पर सीबीडी के बाद आता है एजेंडा 21। तो ये आता है यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर। तो यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर अगर आता है तो इसका मतलब है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, यानी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या बात की गई? तो इसमें भी ग्रीन हाउस गैस के एमिशन, जो उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जन की बात की गई। इसमें उसके मिटिगेशन की बात की गई, यानी कि उसके बचाव की। ठीक है। उसको एडेप्टेशन की बात की गई, एंड फाइनेंस की इसमें बात की गई। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था अगर हम बात करें, तो ये हुआ था 12 दिसंबर को। आम सहमति से इसे अपनाया गया था। ठीक है। लेकिन इसे साइन कब किया गया? तो साइन किया गया 2016 में, और 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी जब, यानी कि अर्थ समिट के जब 21वीं बैठक में जब वो मिले थे, तो 21st कॉप होगी। कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो 21वीं बैठक में ये एग्रीमेंट हुआ था, जो कि किसके अंदर फॉल करता है? तो ये यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर करता है, जो कि आपको अभी तक याद हो गया होगा। ठीक है। और ये शुरू कब से किया जाना था? तो ये 2020 से शुरू किया जाना था, जिसमें हमें ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है। लेकिन इसमें भी जो नहीं इंक्लूडेड है पार्टीज, कौन कौन सी पार्टीज है जो इसमें नहीं थी? तो वो थी ईरान और टर्की। ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। इसके बाद देखो एक चीज है जो इसमें याद रखना है। पेरिस समझौता का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या था? जो वैश्विक औद्योगिक तापमान में वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रखना है, यानी कि प्री इंडस्ट्रियलाइज रीजन जो फेज था। ठीक है। पूर्व औद्योगिक स्तर था, पूर्व औद्योगिक फेज था। उसमें उस समय से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान को क्या करना है? नीचे करना है। प्री इंडस्ट्रियल फेज से 2 डिग्री टेम्परेचर को क्या करना है? नीचे करना है। और जो वृद्धि दर है टेम्परेचर की, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। इसमें ये 2 लक्ष्य रखे गए। इस बात को ध्यान रखना है। प्री इंडस्ट्रियल फेज से 2 डिग्री सेल्सियस कम करना है, और जो वृद्धि दर है टेम्परेचर की, इंक्रीजमेंट रेट है, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करना है।
इससे रिलेटेड इसमें ये जलवायु परिवर्तन से 2 प्रावधान इसमें किए गए। और इस साथ ही साथ इसमें क्या किया गया, इसमें गरीब देशों की मदद की बात की गई, इसमें गरीब देशों की मदद की बात की गई, साथ ही साथ 2050 तक पूरे विश्व को कार्बन फ्री विश्व बनाने की बात करी गई। इस बात को याद रखना, ठीक है। इसके बाद एजेंडा 21 पे आते हैं हम। देखो यहाँ पे दूसरी चीज पे हम आ गई है अर्थ समिट। अर्थ समिट पे हमने UNFCCC में किन किन को देखा, क्योटो प्रोटोकॉल को, पेरिस एग्रीमेंट को, कोपेनहेगन अकॉर्ड को, बस इतना देख लेना किसके अंदर का आता है। तो UNFCCC, और UNFCCC मतलब यानी कि क्लाइमेट चेंज, इतना बस याद रख लो। अब इसमें सीबीडी में बस ये जो प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं इनको ऐसे ही याद करना है एज इट इज, कि ये इतनी तारीख से, जैसे कार्टाजीना प्रोटोकॉल है तो 2000 में आया था, सीबीडी से रिलेटेड यानी बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड है। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, आईसीए टारगेट 2011 से 2020 तक और बायोडाइवर्सिटी, बस। अब इसमें जो कुछ आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वो है एजेंडा 21। तो इसको हम देखते हैं। तो एजेंडा 21 क्या था, एक नॉन बाइंडिंग प्लान है, यानी कि एक आपको रिकमेंड किया गया है, ये बाइंडिंग नहीं कि आपको ऐसा करना ही करना है। सबसे पहले एजेंडा 21 का क्या मतलब है, तो एजेंडा 21 का मतलब है 21वीं सदी, ठीक है। 21वीं सदी यानी कि 21st सेंचुरी, इसका मतलब है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जो अभी 21st चल रही है सेंचुरी, उसमें जो भी हमारे टारगेट्स होंगे, जो भी हमारे लक्ष्य होंगे, उनसे रिलेटेड इसमें बात की जाती है, जहां वे अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की उम्मीद रख रहे हैं, ठीक है, 21वीं सदी में। इस बात को रखना। तो इसमें क्या क्या बातें की गई, जो पर्यावरण से संबंधित जो नुकसान हुए हैं, गरीबी है, रोग है, इनके खिलाफ क्या करेंगे, इनके खिलाफ एक मुहिम चलाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें फोकस पॉइंट रहा वो किस पे रहा, वो रहा पर्यावरण पे। बाकी की भी बात की गई है, रोग को कम करना है, गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लेकिन क्या करना है, पर्यावरण पे मेन फोकस इसका रहा, पर्यावरण के विकास पे, ठीक है। इस बात पे सबसे ज्यादा फोकस रखा। और इसमें साथ ही साथ बात की गई जो प्राकृतिक संतुलन है, इसमें प्राकृतिक संतुलन यानी कि जो नेचुरल बैलेंस है, ठीक है, जिसे हम, जैसे अपनी अर्थ का एनवायरनमेंट का एक अपना ही एक मैकेनिज्म होता है, जिसे बोलते हैं होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म, जिसमें कोई भी अगर प्राकृतिक लेवल पे, नेचुरल लेवल पे कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो उसको अपने आप ही रिजॉल्व कर लेती है और बैलेंस कर लेती है, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें इस चीज की बात की गई, प्राकृतिक संतुलन की। साथ ही साथ इसमें बात की गई सतत विकास का रास्ते को अपनाने की, इसमें बात की गई, ठीक है। यानी कि जो सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात केवल की गई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कुछ काम होने चाहिए। अब इसी के चलते एक नया और थॉट आएगा जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात होंगी आगे जा करके। लेकिन उससे पहले एक और चीज आती है जिसे बोलते हैं हम MDG। MDG का मतलब होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कब आए थे, तो ये आए थे 2015 में, ठीक है। 2015 में ये 2015 के लिए, सॉरी 2015 के में इसको पूरा करना था, ठीक है। 2015 में इनको पूरा करना था। आए कब थे ये, तो आए थे 2020 में, सन 2000 में ये मिलेनियम डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें कुछ डेवलपमेंट की बात की गई थी। वो टारगेट कौन कौन से हैं, इसमें 8 टारगेट दिए हुए हैं जिनको हमें 2015 तक पूरा करना था, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसमें 191 सदस्य थे, इस बात को इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। और कब तक पूरा करना था, 2015 तक। कब आए थे, 2000 में। और टारगेट कितने थे, तो इसमें इसमें 8 टारगेट थे, ठीक है। इसमें 8 गोल्स थे और 21 टारगेट थे। 8 गोल्स का क्या मतलब है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, वो हमारे गोल्स हो जाएंगे। जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारे टारगेट हो जाएंगे। तो 8 टारगेट थे, 8 गोल्स थे, 21 टारगेट थे। 8 गोल्स कौन कौन से हैं, इनको बस ऐसे ही यहाँ पे देख लो। ये 8 गोल्स मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं दोनों। अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाना है, ठीक है। कब तक, 2015 तक, ऐसा हमारा गोल था, ठीक है। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सबको होनी चाहिए। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, बाल मृत्यु दर को कम करना, मातृ जो स्वास्थ्य में सुधार कम करना, HIV एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों के मुकाबला को कम करना, ठीक है। ये इसमें हमारे टारगेट्स रहे हैं। और इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे तो इसके अलावा इसमें पर्यावरण जो स्थिरता है, ठीक है, उसको सुनिश्चित करने की बात की गई। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी है, ठीक है, ग्लोबल लेवल की जो पार्टनरशिप है उसकी इसमें बात की गई। इसमें ये 8 हमारे गोल्स रखे गए थे। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है जो होती है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002।
देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एक समिट हुई थी, एक बैठक हुई थी, जो कि कहाँ पर हुई थी, वो अफ्रीका में हुई थी 2000 में, 26 अगस्त से 4 सितंबर तक हुई थी सन 2002 में। और ये देखो 2002 वो समय है जिसे हम बोलते हैं रियो 10, रियो+10 बोलते हैं। रियो 10, रियो समिट किसको बोलते हैं, अर्थ समिट को बोलते हैं, जो कि 1992 में हुई थी। अब 1992 में 10 सालों बाद अगर आप आएंगे तो वो हो जाएगा 2002। तो 2002 में ही एक समिट हुई थी जिसे बोल की बात हो गई थी। लेकिन इन मिलेनियम डेवलपमेंट में वैसे इनमें सारी बातें इंक्लूड है, लेकिन कुछ और बातें, कुछ और टारगेट्स इंक्लूड करके एक नया कंसेप्ट आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, जो कि 2002 में आया था, जिसे 2002 में आया था तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रियो 10 इसको नाम दे देते हैं, क्योंकि अर्थ समिट के 10 सालों बाद की ये बात है। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। ठीक है, इसे अनौपचारिक रूप से रियो 10 भी कहते हैं, और इसे जोहान्सबर्ग समिट भी कहते हैं, क्योंकि अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, जोहान्सबर्ग में, तो इसलिए जोहान्सबर्ग इसे समिट भी कहते हैं। अब इसके भी 10 साल बाद, इसके 10 साल बाद ये जब स्टार्ट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरी तरीके से फोर्स में जब आते हैं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये हमारे जो गोल हैं, जिससे हमारे जो रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस को सस्टेन करना हो, सस्टेन करवाएंगे हम। ठीक है, जो कि आने वाली जो फ्यूचर जो जनरेशन है, उन जनरेशन के लिए भी वो उसी मात्रा में अवेलेबल हों। तो इसमें हमारे 17 गोल रखे गए थे, इसमें हमारे 17 गोल और 169 हमारे कुछ टारगेट थे, जो कि हमें क्या करना था, हमें 2015 से शुरू होने थे ये, 2015 से, और 2030 तक हमें ये कंप्लीट करने हैं। 2015 से ये शुरू होते हैं और 2030 तक हमें ये पूरे करने हैं। ठीक है, इसको रियो+20 भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको रियो+20? क्योंकि ये 20 सालों बाद की बैठक है। अब देखो 2012 में ये बैठक हुई थी ना अर्थ समिट के, तो 2012 में हुई थी, तो इसका मतलब है कि 1992 से अगर आप हिसाब लगाओगे तो ये 20 साल होते हैं अर्थ समिट के बाद के, तो इसे रियो+20 भी इसलिए कहते हैं। ठीक है, और अर्थ समिट के ये 2012 में हुई थी, तो इसलिए इसे अर्थ समिट 2012 भी कहते हैं, जो कि 13 जून से 22 जून के बीच में चली थी। ठीक है, इसमें बात क्या की गई थी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो गोल्स है, मैंने नीचे लिखे हुए हैं 17 गोल्स जो कि हमें पूरे करने हैं, कब तक, 2015 से 2030 तक हमें पूरे करने हैं। ठीक है, अब जो गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, सब जो निर्धनता नहीं होनी चाहिए, जो गरीब भूखमरी है, भूखमरी को हमें शून्य करना है, जीरो हंगर। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, श्रेष्ठ शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, निर्णय कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा। बस इनको एक बार देख लो, कभी ऐसा आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पॉइंट नहीं है, तो 17 है, बस एक बार देख लो। ठीक है, असमानता को कम करना, सतत शहर और समुदाय, जिम्मेदारी, भोग और उत्पादन, जलवायु क्रिया, पानी के नीचे जीवन, यानी कि जो समुद्र की बात की जा रही है, जमीन पर जीवन। ठीक है, और शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। ठीक है, इसके बाद है लक्ष्यों के लिए साझेदारी। ये इसमें 17 गोल्स थे, जो कि यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं, और इसकी पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। और साथ ही साथ मैं जीआईएस रिमोट सेंसिंग का आपके लिए जो लेकर के आ रहा हूँ अनअकैडमी पर, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके फॉलो करना है। आपको प्रोफाइल नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे से जाके आप सब फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। अभी वहाँ पर कोई वीडियो नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और फिर हम वहाँ पे पूरा कोर्स चलाएंगे रिमोट सेंसिंग जीआईएस का। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।